नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह मानव जीवन का जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें 15वां संस्कार विवाह माना जाता है। पूर्व में संस्कारों के आधार पर विवाह संपन्न होते थे। उसकी प्रमाणिकता के लिए सामाजिक स्वीकार्यता ही पर्याप्त थी, लेकिन बाद में तमाम सारी दिक्कतें आती गई, जिसकी वजह से विवाह के प्रमाण के लिए कानूनी व्यवस्था बनानी पड़ी। सरकार ने अधिनियम बनाए जिसके तहत एक पंजीकरण की व्यवस्था बना दी गई ताकि एक कानूनी प्रूफ व्यक्ति के पास मिल जाए और वो कह सके कि हम एक दूसरे के पति पत्नी हैं। इन्हीं विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। विवाह पंजीकरण पर ही आज हमारे बातचीत का जो केंद्र बिंदु है वो विवाह पंजीकरण ही है। इसके लिए आज हमारे साथ रामानंद सिंह जी हैं, जो यहाँ उप महानिरीक्षक निबंधन के पद पर कार्यरत हैं गोरखपुर में, जिनसे हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि विवाह संस्कारों के आधार पर होते थे और उसके पंजीकरण की आवश्यकता अब पड़ने लगी। पहले सामाजिक स्वीकार्यता ही प्रमाण हो जाती थी। तो अब जो है, जैसा कि हम बताने का प्रयास किए हैं अपने दर्शकों को, लेकिन चूंकि आप विशेषज्ञ हैं और आप एक अथॉरिटी हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि विवाह पंजीकरण की आवश्यकता वास्तव में क्यों पड़ी? समाज में जिस तरह से विसंगतियां बढ़ रही थी, विवाद बढ़ रहे थे, तो शादी के पीड़ित पक्षकार के पास शादी का कोई साक्ष्य नहीं होता था। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सारे राज्य सरकार मैरिज के लिए एक नियमावली बनाए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नियमावली बनाई, जिसमें धर्म की बाध्यता को समाप्त करके एक समस्त नागरिकों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। जैसे सिंह साहब, प्रमाण में एक चीज़ और जो है मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे पहले जो है बाल विवाह हो जाया करते थे, तो इसके लिए भी कोई प्रमाण जो है स्पष्टतया कोई प्रमाण नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के डेट में जब आप पंजीकरण करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। ये चीज़ जो बालिग है, 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर का लड़का जब होगा तभी मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास आएगा। इससे अलावा नाबालिग की शादी पे प्रतिषेध करता है। मतलब एक कानूनी स्वरूप देने का सरकार का एक उद्देश्य भी रहा होगा कि समाज में जो बाल विवाह हो वो उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और जब विवाह का पक्षकार, जब कोई विवाद होता है और जब हम न्यायालय के समक्ष या किसी भी अथॉरिटी के समक्ष जाएगा तो वो प्रमाण प्रस्तुत करना होगा उसे। उस दरमियान यदि वो प्रमाण प्रस्तुत अगर वो नाबालिग है तो फिर उसका कोई हक नहीं बनता है। तो इसीलिए उसके एज प्रूफ के लिए और उसकी आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए आधार लिया जाता है। मतलब हम प्रक्रिया पर आते हैं मैरिज पंजीकरण के लिए। जैसे मान लीजिए हम पंजीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो शादी होती है, शादी तो हम कहीं भी कर सकते हैं। तो शादी के बाद जब हम पंजीकरण के लिए आपके पास आते हैं या पंजीकरण के लिए आपके विभाग के पास आते हैं, तो प्रक्रिया क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी विभागीय स्टैंप रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाएंगे तो उस पर मैरिज का पोर्टल है, वहाँ पर आपको कुछ सूचनाएं फिलअप करनी रहेंगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन फिलअप करने के बाद आपको सारी सूचनाएं अपने आधार से लिंक करके वो सूचनाएं फिल करने के बाद आप निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कर देंगे। अच्छा। ऑनलाइन फीस जमा करके संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास आप पहुंचेंगे। वहाँ निबंधक आपके आधार के आधार पर जो सूचनाएं आपने भरी है और जो डिटेल्स भरे हैं, जो आपके साक्षी हैं, उनका डिटेल लेगा। डिटेल लेने के बाद उसका प्रमाणिकता देखेगा। प्रमाणिकता देखने के बाद वो शुल्क वांछित जो कि आप पूर्व में ही अदा कर चुके हैं, शुल्क का परीक्षण करने के उपरांत उसका पंजीयन कर देगा। अच्छा सिंह साहब, क्षेत्रीय विस्तार, अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि जहाँ का रहने वाला है वो उसी जिले में या उसी तहसील में पंजीकरण कराएगा,
या उत्तर प्रदेश के वो किसी भी जिले में या कहीं भी पंजीकरण करा सकते हैं? ये क्या है इसकी विधि की स्थिति? इसमें वो यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आधार के आधार पे ही सर्टिफिकेट वो चाह रहा है तो ऑनलाइन उसको बिना किसी साइट से ही निकल जाएगी, वो लोड कर लेगा, जो कि थंब इम्प्रेशन, फोटो, ये सब प्रमाणिकता संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो तहसील का उप निबंधक होता है उसके द्वारा नहीं निर्गत होगी। दूसरी प्रक्रिया है कि पोर्टल पे सारी सूचनाएं फीड करने के बाद जो लड़का जहां निवासी है उस संबंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय या जहां प्लेस ऑफ मैरिज है वहां के सब रजिस्ट्रार को दोनों की क्षेत्राधिकार बनता है, जहां जाकर के आप कार्य रजिस्टर करा सकते मतलब जैसे लड़का जहाँ का रहने वाला Yes, है जी। वहाँ भी पंजीकरण करा सकता है, हैं। और लड़की जहां जहाँ की रहने वाली? नहीं, लड़की जहां रहने वाली नहीं, जहां अच्छा। प्लेस ऑफ मैरिज, अच्छा, दो जगह शादी का स्थान, दोनों शादी प्लेस का ऑफ स्थान। मैरिज जी। यदि कोई व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला है और यदि वो मुंबई लखनऊ में शादी करता हाँ, है तो लखनऊ का सब रजिस्ट्रार का लखनऊ के क्षेत्राधिकार सब रजिस्ट्रार को क्षेत्राधिकार लखनऊ बने। के उस सब रजिस्ट्रार यानी जिस तहसील के रेंज में वो आएगा उसकी और गोरखपुर की दोनों की क्षेत्राधिकार है, दोनों विकल्प है, जहां चाहे वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधे जिले पर चला आता है, मान लीजिए गांव का रहने वाला है और वो आ जाता है जिला निबंधक के कार्यालय में आता है और वहां अगर वो पंजीकरण कराना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जिला निबंधक वो संबंधित उप निबंधक कार्यालय पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये वही एक स्पष्टीकरण कि आप जिस तहसील के रहने वाले हैं जी। अपने उसी तहसील परिसर में कार्यालय में आप जाएंगे, वहाँ जो उप रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ही मैरिज रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, उसके समक्ष प्रस्तुत होंगे जो ऑनलाइन डाटा एंट्री, उसको वेरीफाई करने के बाद वो पंजीकृत कर देगा। अच्छा, एक क्लियरिफिकेशन और मैं चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव में रहता है और उसका मकान शहर में भी है, तो वो रजिस्ट्रेशन क्या शहर के पते पर उसका होगा या फिर गांव में होगा? आधार में जो पता दिया है उसी पते पे वही उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अच्छा अच्छा। उसी पे मैरिज होगी। अच्छा, विवाह जो संपन्न होता है वो उस संपन्नता के लिए क्या प्रूफ वगैरह क्या दिखाने पड़ते हैं? एक एडवोकेट, जनप्रतिनिधि अथवा राजपत्रित अधिकारी का अच्छा। प्रमाण पत्र जिसमें प्रोफार्मा में ही दिए गए हैं और बना करके वो उनके एफिडेविट भी लोग ला कर देते हैं। अपने सोचा कि प्रमाणक होना चाहिए कि हाँ शादी हुई है। मतलब जनसामान्य कोई जनप्रतिनिधि प्रमाणित कर देता है, कोई अधिवक्ता प्रमाणित कर देता है या कोई सामाजिक व्यक्ति प्रमाणित कर देता है या राजपत्रित या राजपत्रित अधिकारी अगर ये प्रमाणित करता है कि इनकी शादी हुई है तो ये मान लिया जाता है। यहाँ इतना अंतर है कि हम मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ है जो ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उनके तथ्यों का पंजीयन रखते हैं, साक्ष्य के रूप में रखते हैं। यहाँ मैरिज नहीं कराई जाती। मैरिज नहीं कराई जाती। ये सवाल है हमारा, हम आगे अब इस पे जानेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने विवाह का पंजीकरण कराना चाहता है तो इन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। शादी के प्रमाण के रूप में उसे जो शादी जो आपने बताया कार्ड, शादी के कार्ड भी, शादी के कार्ड भी जो है उसमें प्रमाण के रूप में रखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि शादी के प्रमाण के लिए तो आपने कह दिया कि शादी का कार्ड या दो लोग जो है प्रमाणित कर देते हैं, उसको कोई जनप्रतिनिधि प्रमाणित कर देता है। यदि एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम महिला से शादी कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो उस शादी का प्रमाणीकरण का आधार क्या होगा? कैसे वो प्रमाणित? यहाँ जाति का, धर्म का बंधन है ही नहीं है। कोई किसी से जो बालिग हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई जाति का बंधन, धर्म का बंधन नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब एक हिंदू अगर मुस्लिम से शादी करना चाहता है चाहे या वाइस वर्षा करता है, हाँ, कोई समस्या नहीं। उसे शादी पहले होता क्या था कि अक्सर देखने को ये मिलता था कि एक हिंदू लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था, वो जाके आर्य समाज मंदिर या किसी मंदिर में जाकर के जो धर्म ग्रहण। ये सिर्फ जब हिंदू लॉ में सब रजिस्ट्रार हिंदू लॉ में मैरिज रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी था तब सिर्फ हिंदू के लिए था। अच्छा, अब सभी के लिए हो गया है।
बिना धर्म मतलब की वो बात शादी उसको करना है चाहे जैसे भी वो प्रमाणित कर दे। प्रमाणित करना है। हाँ, यानी कि अगर दो व्यक्ति भी प्रमाणित कर देते हैं कि हाँ ये हाँ, ये पति शादी पत्नी हुई है और कर शादी ली का है। अन्य साक्ष्य भी जो रजिस्ट्रार के संतुष्टि के लिए मैरिज का कार्ड भी देते हैं, अपना अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र या जो आधार में जो तथ्य दिए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो सारी चीजें ला के देते हैं। अच्छा, इसमें शुल्क की भी कोई व्यवस्था है क्या है? पहले साल के लिए 10 रुपया और फिर 1 साल जब व्यतीत होता है तो 50 रुपया प्रति वर्ष। अच्छा, ये पेनाल्टी के रूप में। जी, पेनल्टी वो ये है कि आप इमीडिएट साल भर के अंदर कर लिए तो मात्र 10 रुपया, साल भर बीत गया तो 50 रुपया प्रति वर्ष जितने प्रति वर्ष। जैसे आपने कहा कि अब शादी के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिनकी शादी आज के 20 साल पहले हुई है, अगर वो पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनके दाम्पत्य अधिकारों की वैधता पर क्या सवाल उठेगा? वैधता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साक्ष्य के रूप में यदि चाहते हैं कि मैरिज हम पंजीकृत करा लें तो आज भी वो आएंगे, पोर्टल पे भर के आए, सारी सूचनाएं भर करके कोई एक प्रमाणित करेगा और शुल्क उसी हिसाब से 50 रुपया प्रति ईयर देंगे और उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन आज की डेट में भी हो जाएगा। मतलब जिस वर्ष शादी होती है उस वर्ष यदि वो पंजीकरण कराएंगे तो मात्र 10 रुपया उसका शुल्क है, और उसके बाद अगर वो कराते हैं तो उसमें 50 रुपया प्रति वर्ष ऐड होता जाएगा। अच्छा सिंह साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन पंजीकरण की जो बात कही गई है, ऑनलाइन पंजीकरण में कोई व्यक्ति उसको कहाँ जाना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए? आपके कार्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था है या कहीं भी ऑनलाइन बैठ करके अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे हमारे विभागीय रजिस्ट्रेशन की जो साइट है उस पर विवाह का जो सब दिया गया है सूचनाएं, उस पर खोल करके और सारी अच्छा, विवाह पंजीकरण की वेबसाइट है आपकी? नहीं, हमारी स्टैम्प रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है जिसमें विवाह का भी एक पोर्टल है। अच्छा, तो उस पर जाकर के भर करके अपना आ जाए। अच्छा, वहाँ जब वो कंप्लीट कर लेते हैं फीस वगैरह पे कर देते हैं, ऑनलाइन ही पे करके तो उसके बाद फिर आप कोई संबंधित कार्यालय में कोई एक अनुमानित तिथि वगैरह उसमें मिल जाती है कि आगे बताना मिल जाती है। अच्छा, उसी ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, एक अति महत्वपूर्ण, जैसे विवाह पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्व से वर्तमान में कुछ आसान हुई है। ऐसी स्थिति में अगर कोई छद्म तरीके से या तथ्यों का कुछ छिपा करके अगर कोई व्यक्ति जो है ये आपके समक्ष आता है और कहता है कि हम शादी कर लें, तो ऐसी स्थिति में क्या है उसकी प्रासंगिकता? जो भी शिकायत करता है या अपोजिट दोनों पक्षकारों में से या कोई व्यक्ति ये आता है कि कोई छद्म रूपण हुआ है या गलत तथ्यों के आधार पर मैरिज पंजीकृत किया गया है, तो साक्ष्य लेने के बाद सब रजिस्ट्रार उसको मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर देगा। अच्छा, सब उसी समझ साक्ष्य। अच्छा, ये बात वहीं कहनी पड़ेगी। हाँ, संबंधित पंजीकरण हुआ है उसी कार्यालय में जाके देंगे कि ये छद्मरूपण हुआ है, ये गलत सूचनाएं दी गई। बिल्कुल। फिर उस सूचनाओं का सब रजिस्ट्रार परीक्षण करेगा, सबसे वांछित साक्ष्य लेगा और साक्ष्य लेने के बाद तब सब रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है कि ये छद्मरूपण हुआ है, ये प्रूफ हो गया, तो मेरे निरस्त कर देगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जिसका मैरिज निरस्त कर दिया जाता है, क्या वो व्यक्ति अपना किसी ऊपर के अधिकारी के समक्ष रखना चाहे जनपद, तो वो क्या प्रक्रिया है क्या? जनपद के सहायक महानिरीक्षक निबंधन के समक्ष सब रजिस्ट्रार का जब आदेश हुआ है उससे 3 माह के अंदर उसको अपील करनी पड़ेगी AIG के समक्ष जनपद के। अच्छा, तब वहाँ वो अपील सुनेंगे। यदि रीजनेबल कारण वो शो करता है कि 3 महीना डिले हो गया तो उचित कारण है तो उसको वेव भी कर सकते हैं सहायक महानिरीक्षक के बाद। मतलब किसी भी प्रकार का जो वो हुआ है कि किसी कारणों से विलम्ब हो गया, उसको अपील करने में 3 महीने का समय व्यतीत हो गया, तो भी अधिकार दिया गया कि उचित कारण हो तो सहायक महानिरीक्षक निबंधन डिले को कंडोन कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि चर्चा हो गई हम लोगों की कि धर्म का कोई इसमें बंधन नहीं है, लेकिन फिर एक बार एक सवाल मैं इसमें करता हूँ कि पंजीकरण कराने आने वालों के लिए किसी भी प्रकार का न तो जाति का, न तो धर्म का, न तो समुदाय का कोई निर्बंधन नहीं रह गया। इस पर हमारे दर्शकों को जरा स्पष्ट करना। कोई भी बालिग व्यक्ति स्वेच्छा से किसी से शादी कर सकते हैं और शादी के लिए जब दोनों इच्छुक हैं साक्षियों के साथ आएंगे
और हमारे पोर्टल पे भर करके जो सूचनाएं आएंगी उसके आधार पे सब रजिस्ट्रार जो सूचनाएं भरे हैं उनके संबंध में साक्ष्य लेगा, साक्ष्य लेने के बाद पंजीकृत कर देगा। मतलब इस तरह का कोई अब निबंधन। अच्छा, एक सवाल और उठता है सिंह साहब, लोग कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करा लिया, तो कोर्ट मैरिज और शादी पंजीकरण इन दोनों में क्या अंतर है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। शादी का रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी पहले से शादी हो चुकी है किसी भी संस्कार के तहत, उन शादियों का हम तथ्यों का पंजीयन करते हैं। और कोर्ट मैरिज ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होते हैं, जिसका जिलाधिकारी के अपर जिलाधिकारी लोग करते हैं, जो कि क्षेत्राधिकार उप निबंधक कार्यालय में नहीं है किसी के। अच्छा, मतलब यहाँ जो आता है वो शादी करके आता है, शादी करके आते हैं, तथ्यों का पंजीयन करते हैं, शादी के तथ्यों। अच्छा, विवाह पंजीकरण आवश्यक है और सभी को, जो भी ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। इसके लिए जरा सा हम एक दर्शकों को संदेश। ये तमाम समस्याएं आती हैं विवाद होने पे कि कोई स्त्री या पुरुष की उनके पास कोई साक्षी नहीं रहती। ज़्यादातर महिलाएं ही समाज में पीड़ित होती हैं। कोई छोड़ दिया कि हमने इनको शादी ही नहीं किया, तो वो कोई प्रूफ नहीं रहता था। अब जब मैं उसके रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी एक सक्षम स्तर से, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली बनी, उसके तहत प्रदत्त सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करेंगे, नहीं मेरे शादी हुई है, ये हर जगह जो प्रमाण पत्र है वो मान्य हो। यानी इसके लिए आवश्यक है कि आप पंजीकरण जरूर कराएं। अच्छा, एक चीज चलते चलते मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है और आपके कार्यालय में वो उपस्थित हो जाता है, सारा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, भौतिक रूप से उपस्थिति प्रमाणित हो जाती है, तो जो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो कितने दिनों में उपलब्ध करा दिया जाता है? तुरंत उस सब रजिस्ट्रार उनको निर्गत करके निकाल के तुरंत दे दें, कोई डिले नहीं है। मतलब पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कोई समय नहीं, जैसे ही वो उपस्थित होगा उसका फिंगरप्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट लेने फोटोग्राफ तुरंत इमीडिएट देगा। सिंह साहब, विवाह पंजीकरण के संबंध में आपने हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि विवाह की प्रमाणिकता के लिए कानूनी जो उपबंध बनाए गए हैं, उसके माध्यम से जो पंजीकरण होता है वो एक बहुत बड़ा आधार होता है। तमाम सारे पारिवारिक विवाद आजकल न्यायालयों में जा रहे हैं और इन विवादों से निपटने में पंजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। निश्चित रूप से आप हमारे कार्यक्रम से आपको जानकारी मिलेगी और आप लाभान्वित होंगे। मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगली बार किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब